मैंने वहाँ ऐसा चीज़ देखा जो ज़िंदगी में कभी नहीं, सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा होगा जैसा वहाँ दृश्य देखा मैंने। सब तो मरे हुए थे, जिंदा नहीं थे कोई। चारे और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। कितनी लाश उठाई आप? लगभग 40 से ऊपर। हर तरफ तबाही के सबूत हैं, मौत के निशान हैं, दर्द का सैलाब है, बुझी बुझी आंखों से अपनों की तलाश है। कितनों की जान गई यह आंकड़ों में दर्ज हो गया है। जो घायल हुए वो अस्पताल में हैं और सैकड़ों लोग दिन रात अपनों की तलाश कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? क्या हुआ? अभी किसको खोज रहे हैं? जी मधुबनी से, बिहार से हूँ। मेरा चचेरा भाई पड़ोसी भी है, 6 आदमी है। वो चेन्नई के लिए जा रहा था। अभी तक हमको कोई आता पता नहीं मिल रहा है उसका। जी यहाँ से मुझे पहुँचने में तो तकरीबन 20 घंटा का समय लग गया, क्योंकि मेरा नेपाल बॉर्डर पे ही घर है मेरा से, मधुबनी जिला में। तो यहाँ पे हम ढूंढे हैं तो नहीं मिला कि मुझे कहीं। यहाँ कदम कदम पर ट्रेजेडी है। कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से आया है। आंखों में उम्मीद है कि जिसे तलाश रहे हैं वो जिंदा होगा। जमीनी तस्वीरें देखकर दिल में ये डर भी है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। मौके का मंजर ऐसा है कि खून जम जाए, आंखें पथरा जाएं, पैर कांपने लगे। 125 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन जब हादसे का शिकार हुई तो क्या हुआ होगा, इसका आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आंखों के सामने मौत को देखा, वो मंजर बयान करते हुए भी उनकी आंखों में खौफ साफ साफ दिखता है। सबसे ज्यादा वो जो बोगी क्षतिग्रस्त है ना, वही बोगी पे मैंने था और बहुत मुश्किल से निकला मैं बचने वाला नहीं था, लेकिन मुश्किल से निकला। कोई भी नहीं आया था मेरे पास, मैं खुद निकला हूँ। आसपास कितने लोग थे वहाँ पर? कोई जिंदा था आपके आसपास? कोई निकल पाया? सब तो मरे हुए थे, जिंदा नहीं थे कोई। किसका पैर, किसका हाथ नहीं था, किसका माथे नहीं था, किसका पेड़ नहीं था। ये सब देख के डर गया। जो हादसे में बच गए उनमें से कई ऐसे हैं जिनका हाथ या पांव हादसे का शिकार हो गया। ये दर्द उन्हें अब जिंदगी भर हादसे की याद दिलाएगा। जो हादसे में बच गए वो बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उस दिन का भयावह सच शब्दों में समा नहीं पा रहा। ये सोच से परे है। मैंने वहाँ ऐसा चीज़ देखा जो ज़िंदगी में कभी नहीं, सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा होगा जैसा वहाँ दृश्य देखा मैंने। यहाँ के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों के वजह से आज हम जिंदा है। कोई कामकाज के लिए निकला था, कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई घर लौट रहा था। हादसे के शिकार हर शख्स की अपनी कहानी है। इन कहानियों के कई पात्र काल के गाल में समा गए। कुछ अस्पताल में हैं। शरीर के जख्म यकीनन भर जाएंगे, लेकिन हादसे के बाद डर और दहशत का जो खौफ दिल में बैठा है, उसका क्या करें? हजारों पेशेंट्स अभी विभिन्न अस्पतालों में हैं जो ट्रेन हादसे के शिकार हुए हैं, जिन्हें अलग अलग चोटें लगी हैं। लगातार ड्रेसिंग की जा रही है पेशेंट्स की। कहाँ, कौन सी बोगी में थे आप? ट्रेन में कितनी चोट सर पर लगी? हैंडीकेप में थे, जो ज्यादा चोट लगा है। मैं जनरल बोगी में था और इंजन से 3 नंबर बोगी में था। जब हादसा होता तो मैं बेहोश होता। हादसे में जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो इंजन के साथ वाली बोगी में सवार थे। ये स्लीपर क्लास के डिब्बे थे। इन डिब्बों में अमूमन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जिनका रिजर्वेशन नहीं होता वो भी इन्हीं डिब्बों में सवार होते हैं। ये स्ट्रेचर्स, इनकी संख्या मैं आपको बता रही हूँ, सुबह से मैं देख रही हूँ स्ट्रेचर सिर्फ इधर से उधर जा रहा है, उस पे शव लेकर आ रहे हैं। हमने 2-3 अधिकारियों से बात की जिन्होंने खुद दबे लफ्जों में कहा कि मैम, हम सुबह से जितनी बार अंदर जा रहे हैं बोगी से शव लेकर आ रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। खासतौर से स्लीपर क्लास ट्रेन के बोगी की समस्या और ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा नुकसान S3, S5, S4 ये 3 बोगियां जो एक दूसरे के पीछे थी, लेकिन अब न तो पीछे हैं। देखिए ना यहाँ पर क्या स्थिति हो रखी है। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुए लोग कई राज्यों से हैं। किसी ने अपना सफर पश्चिम बंगाल से शुरू किया तो कोई बिहार से चेन्नई जा रहा था। किसी ने महज एक स्टेशन पहले ही कोरोमंडल एक्सप्रेस पकड़ी थी। अचानक ही ट्रेन डिरेल हो गई और सैकड़ों लोगों की सांसें थम गई। कई परिवारों की जिंदगियां तबाह हो गई। ये 3 बोगियां एक ही ट्रेन की हैं और 3 अलग अलग दिशा में हैं और उसकी दशा देख लीजिए आप। जहां एक ट्रेन पूरी तरह से बोगी उल्टी पड़ी है, दूसरी जमीन पर
जमींदोज हो गई है मैं कहूं। और अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर राहत कार्य के साथ साथ खुद को भी थोड़ी सी राहत दे रही हैं, अलग अलग टुकड़ियां काम कर रही हैं। ये मेडिकल टीम्स हैं, फिलहाल 50 से ज्यादा मेडिकल टीम्स अभी उड़ीसा सरकार ने भेजी हैं। कम से कम 200 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही हैं और ये मेडिकल टीम्स के साथ ब्लड बैंक को भी तैनात कर दिया गया है। डीजी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, फोरेंसिक की डिपार्टमेंट के लोग, और उसके साथ इस समय मैं जहां खड़ी हूं ये ट्रेन कल तक इस ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अभी न तो जमीन में है और न ही हवा में है। किस तरह से ये बोगी उड़ी हुई है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मौके पर पड़ी ट्रेन की बोगियां बता रही हैं कि हादसा कितना भयानक था। हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग मददगार के तौर पर पहुंचे। जब ये लोग पहुंचे तो इन्हें जो कुछ दिखा उसे देखकर कलेजा कांप उठा। हादसे के बाद हालात क्या थे ये बताते हुए इनकी आवाजें कांपने लगती। इतना भयंकर हादसा हमने लाइफ में पहला बार देखे और इतना दर्दनाक था, इतना चीख था और चारे और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। तो हमने देख के तो कुछ समय के लिए हमारा भी हाल खराब हो गई। तो हमने अपनी टीम को बुलाए, हमारे साथी जो हैं और गांव के एक संगठन है वहाँ के कुछ जुबाई भी आ गए। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो जिंदा थे उनको निकालने की कोशिश की जहाँ से पहले हमारा हाथ पैर पहुँच सकता है। अंदर आने को लिए इतना भय था, 1 घंटे तक हम अंदर तक पहुँच भी नहीं पाए क्योंकि इतने सारे लोगों की हालत खराब था। कितनी लाश उठाई आपने? लगभग 40 से ऊपर। आसपास के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने राहत और बचाव के लिए नई टीमें तैनात की हैं। अब भी घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बालासर ट्रेन हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें बालासर मेडिकल हॉस्पिटल में रखा गया है। अस्पताल में अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी तकलीफ के अनुसार उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अभी इस समय 1 दर्जन से ज्यादा पेशेंट कम से कम सर्जरी में हैं और 2-3 आईसीयू में भी हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो परिजन आ रहे हैं दूर दराज से, उनकी मदद के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर अपने अपने काउंटर्स लगा के, कियोस्क लगा के हर तरह की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खाना देने की कोशिश कर रहा है, कोई पानी दे रहा है। लाजमी है जो लोग दूर दराज से आए हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होगा। क्या मदद कर रहे हैं पंकज जी आप सबकी? मैडम हम लोग तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ करीब शाम को 6:30 बजे से यहीं पर हैं और अराउंड 7 बजे से हैं। 24/7 हम लोग यहाँ पर। ये देख लीजिए बिहार से कुछ बंधु आए, इनको खोज रहे थे मित्र। हम लोग पूरा मारवाड़ी समाज बालासोर का लगा हुआ है। अपनों की खबर लेने के लिए अब सैकड़ों लोग दूसरे राज्यों से बहानगा बाजार पहुंच रहे हैं। संकट के इस क्षण में कुछ देवदूत इनकी मदद कर रहे हैं। कोई बाहर से आने वालों को खाना खिला रहा है तो कोई अस्पताल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क दवाएं मुहैया करा रहा है। बालासर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्था की गई है लोगों को पानी देने की, खाना देने की, क्योंकि जिनका इलाज चल रहा है उनके परिजन दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। हर तरह के एनजीओ, सरकारी आउटफिट्स यहाँ पर इस समय अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई दवाइयों के लिए मदद कर रहा है, क्योंकि सर्जरी से लेकर बहुत सारा इलाज हो रहा है। लोगों ने मदद के काउंटर्स लगाए हैं, जैसे खालसा एड ने यहाँ पर काउंटर लगाया है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की हर तरह की फैसिलिटी, किस तरह की फैसिलिटीज इस समय लोगों को दे रहे हैं और किसको देंगे? मैम हम लोग जो भी हो सकेगा, जो भी मदद चाहिए वो मुहैया करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं भी इंडिया के कोई भी हिस्से का बंदा कहीं भी जाना चाहेगा उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। कई राज्यों की सरकारों ने हादसे में घायल लोगों को तत्काल मदद के लिए इंतजाम किए। कुछ राज्यों ने अपने निवासियों को बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए उनके वापस लौटने का इंतजाम किया है। 40 यात्रियों को बिहार ले जाया गया है। बेड्स कितने हैं और क्या कम पड़ गए हैं कि लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, बेड्स तो बहुत है। पहले कि पेशेंट्स जो कि स्टेबल है हम उनको तो शिफ्ट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो स्टेबल हो चुके हैं हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बाकी हम उनका रेगुलर ड्रेसिंग करवा रहे हैं। जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको इंजेक्टेबल्स और फ्लूइड्स भी चढ़ा रहे हैं और जो पेशेंट्स का रेगुलर ड्रेसिंग चाहिए वो हम करवा रहे हैं। इनकी क्या स्थिति है और बाकी पेशेंट्स की लगातार मॉनिटरिंग? बाकी पेशेंट्स की लगातार हर घंटे के हिसाब से सारे पेशेंट्स का मॉनिटरिंग हो रहा है। इनका अभी ड्रेसिंग होगा फिर से। इनका अगर स्टिच जरूरत पड़ेगी तो फिर हम फिर से स्टिच करवाएंगे और बाकी इनको फ्लूइड वगैरह उसके बाद हम मॉनिटर करके देखेंगे। हादसा क्यों हुआ, हादसे की वजह क्या थी, ये जांच का विषय है। सरकारों ने हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है, लेकिन ये फौरी राहत उन आंसुओं का हिसाब नहीं है जो जिंदगी भर के लिए मिले। एक लापरवाही या खामी ने सैकड़ों परिवारों को वो जख्म दिया जिसे भूल पाना उनके लिए नामुमकिन सा है।